अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं सना करीम। नाजरीन, आज भी हमारे पास अहम तरीन खबरें हैं, अहम तरीन टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नाजरीन महंगाई के हवाले से कि कोई शक नहीं है कि मुल्क में महंगाई उरूज पर है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इसका एतराफ़ भी किया जा रहा है। जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क में महंगाई की जिम्मेदार इम्पोर्टेड हुकूमत है। जब हुकूमत संभाली IMF मुआहिदा टूट चुका था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालिया सैलाब ने बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है, मजीद इमदाद की भी ज़रूरत है। और एहसन इकबाल की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि आज का शदीद माली बहरान हमें 4 साल बाद विरसे में मिला है। जबकि विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का भी यहाँ पर एक बयान सामने आया और वो कहते हैं कि इमरान खान ने तारीखी माशी क्राइम किया है और वो इसके जिम्मेदार हैं। इस सूरत हाल में सवाल हमारा ये होगा कि कोई शक नहीं है कि मुल्क में महंगाई उरूज पर है। वज़ीर आज़म की जानिब से एतराफ़ कर लिया गया है। क्या इमरान खान के बयानी की अब फतह होने जा रही है? दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो ये होगा कि MQM के पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात हुए और काफ़ी दिनों से उनके मुख्तलिफ लोगों से मुज़ाकरात भी रहे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दिए। मुत्तहिदा पाकिस्तान वफ़द की इदारे नूर हक में अमीर जमात इस्लामी से भी मुलाकात हुई, जिस पर उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में ताख़िर किसी सूरत मंजूर नहीं है। MQM का अपना ज़ाती नज़रिया है हल्काबंदियों को लेकर। साथ ही बल्दियाती हल्काबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी MQM में डेडलॉक बरकरार है। MQM पाकिस्तान 9 जनवरी को कराची में एहतजाज के लिए मुतहर्रिक है और साथ ही दीगर जो है जमातों को उन्होंने जो है इस एहतजाजी रैली में शामिल होने की दावत भी दी है। MQM ने पीपल्स पार्टी से हल्काबंदियों में तब्दीली का मुतालबा किया है। साथ ही MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी के जानिब से अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें हल्का बंदियों पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई है, जिसमें हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना है कि हमारा नुक्ता नज़र कराची शहर अपना मेयर, अपना कौंसलर चाहती है। और जिस पर आपको बताएं कि वोटर लिस्टों में इबहाम है, सबसे बड़ा हाथ हल्का बंदियों के मामले पर दिखाया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का यहाँ पर ये कहना है। इस पर सवाल ये होगा नाज़रीन कि MQM की पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात बेसूद साबित हुए हैं। नून लीग ने मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है। क्या अब राहें जुदा होने जा रही हैं? नाज़रीन, लास्ट में जो हम बात करेंगे, इमरान खान को मनसूबाबंदी से कत्ल करने की कोशिश की गई है, ऐसा कहना है फवाद चौधरी साहब का। वो कहते हैं कि गुजरात में पुलिस की तादाद कम करके हमले का मौका फराहम किया गया। JIT रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुए हैं वो सामने रखे जाएँ। साथ ही उन्होंने ये कहा कि DPO को तफ्तीश के लिए बुलाया गया, लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुलजिम नवीद को कत्ल करने के लिए जो शूटर भेजा गया उसकी गोली से मुअज़्ज़म जो है वो शहीद हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मामले को मजहबी रंग देने के लिए मुलजिम नवीद को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया गया था। यहाँ पर सवाल हमारा नाज़रीन ये होगा कि इमरान खान को मनसूबाबंदी से कत्ल करने की कोशिश की गई है। क्या फवाद चौधरी की जानिब से लगाया गया ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब होंगे, हमारे साथ जावेद मलिक हैं और हमारे साथ होंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने टाइम दिया। तो सबसे पहले रुख करूँगी मैं सज्जाद मीर साहब आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि कोई शक नहीं है कि महंगाई उरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एतराफ़ कर लिया गया है। क्या इमरान खान के बयानी की अब फतह होने जा रही है? नहीं, देखिए, पता तो इस तरह हो कि अगर वो कहते हो कि महंगाई की वजह सिर्फ हम हैं, वो तो यही कहते हैं, उनका बयानिया ये है कि महंगाई है, ये एक हकीकत है, यानी इसमें कोई शक नहीं है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन उनका कहना ये है कि ये महंगाई इस वजह से है कि इमरान खान ने गलत पॉलिसियां अपनाई। सही। आज इस्तार डार ने भी एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत से अदाद शुमार पेश किए। वो अदाद शुमार अगर मैं पेश करना चाहूँ भी तो पेश नहीं कर सकता, सही। इतने कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो मुझे उसमें पेश करने की सलाहियत भी होती तो आम आदमी उसको नहीं समझता। हमने मईशत खराब की है, बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ, मैं कह सकता प्लानिंग तो खराब करने की, बड़ी तसलसल के साथ हम ऐसे काम करते रहे जिससे मईशत खराब हुई है। कहानी तो लंबी है और लेकिन उसका बयान करने का खुलासा मैं उमूमन यही बयान किया करता हूँ और बार बार बयान करते हुए मुझे अब शर्म भी आती है कि एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो एक प्रोसेस शुरू हुआ, जो प्रोसेस किसी के काबू में नहीं आया। सही। उससे पहले हमारी मईशत ठीक ठाक जारी थी, हमारी GDP भी ठीक थी, ग्रोथ भी ठीक था। हाँ, हम हमारे ऊपर कुछ कर्ज काफी चढ़ चुका था, लेकिन उसके बदले में हमने बहुत सी चीजें, चीजें लगाई भी थी। बिजली के कारखाने, लॉजिस्टिक्स, सड़कें, ग्वादर पोर्ट वगैरह वगैरह, मोटरवे जो जिसका इशारा करते हैं। लेकिन उसके बाद जब दूसरा प्रोसेस आया, इमरान खान को बिल्ड किया गया। बिल्ड करने के बाद उन्होंने जो उनके पास बंदा ही कोई नहीं था। मैं अमूमन कहता हूँ, इसी प्रोग्राम में मैं कहता हूँ कि फंड मैनेजर्स
और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सपोर्ट इकॉनमी कर दी गई है। ये शौकत अजीज को मैंने कहा था, इसाक डार पर भी यही शिकायत है कि वो अमूमन बैलेंस शीट मुरतब करते रहते हैं, कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, कितना बैलेंस हो आगे बढ़ेगा। इस विजन के साथ जो एक मईशतदान का विजन होना चाहिए, जो हमारी तारीख में, हालिया तारीख में सवाए महबूब हक के और कोई नहीं था और उससे काम नहीं करने दिया गया, वो चल सकता। हमने क्या किया है? हमने पहला बंदा जो लाया है वो मईशत बैंकर किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया, वो तो एक मैनेजर था असद उमर। पहली खराबी तो पैदा हुई उनके। दूसरा बंदा जो लाया गया वो टोटल आईएमएफ का आदमी है, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। हफीज शेख, उसने स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी भी फोरगो की, पता नहीं क्या कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। तीसरा बंदा जो शौकत तरीन आया, शौकत तरीन के साथ वही हुआ जो इस वक्त साठ डार के साथ हो रहा है। उसने आने से पहले कह दिया कि सत्यानाश कर दिया मस्जिद का, या आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ये जो आपने डॉलर की कीमत को आगे बढ़ने दिया है, ये आप मुल्क की मस्जिद को खराब कर दिया। फिर वो कहने लगे ग्रोथ मैं करता हूँ। वो बहुत सारे चुटकुले करते हैं, लेकिन ना IMF की उनकी मानता था, ना मईशत उनके हाथ में आती थी। यही हाल अब इसाक डार का है। लेकिन बहरहाल अब जो फैसला सिक्योरिटी काउंसिल हमारी बैठी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो फैसले किए गए हैं उसको अगर बिटवीन दी लाइन पढ़ा जाए तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए एक लॉन्ग टर्म लिया जा रहा है। मैं यही कह सकता हूँ। उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, प्रेसिडेंट हुकूमत, कोई और आने वाली हुकूमत, या कौन, इसको कहना मुश्किल है। लेकिन शायद इस पर अब एक कंसेंसस हो चुका है कि एक लंबी प्लानिंग है, जिसको 10 साल की प्लानिंग कहा जाता है। ठीक, बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है ये एतराफ़ कर लिया गया है कि महंगाई उरूज पर है। अब देखना ये है कि क्या अब इमरान खान की बयानी की फ़तह है ये, यही सवाल है मेरा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बयानिए की फतह नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के दौर में 5 जो है वजारत जो आपका खजाना था उसके वज़रा चेंज हुए, और पता थी तो फिर जाहिर है उनकी नाकामी क्या होगी ये हम नहीं जानते। दूसरी बात, बड़ा अहम इशारा जो है वो सजाद मीर साहब ने किया, और वो ये था कि स्टेट बैंक को, जब आपने स्टेट बैंक को आज़ाद कर दिया, खुद मुख्तार कर दिया, पाकिस्तानी कानून से ही बालातर कर दिया, किसी की गिरफ्त में नहीं लाने दिया, तो उस दिन तो ये बात हम जैसे लोग जो है वो पिट पिट मर गए कि जनाब मैं तो कॉलम लिखता रहा इसके ऊपर कि ये तो हमने अब मौत के मुंह में हाथ डाल दिया है, अब हमें बस कब उसने आन पकड़ना है ये वक्त बताएगा, और जाहिर है ये हुआ। लेकिन तीसरी तरफ यह है कि जो असद उमर साहब के मुतल्लिक बात थी कि पता नहीं उनके पास कौन सी जादू की छड़ी होगी, ऐसी ही बातें हमने इसहाक डार के मुतल्लिक भी सुनी। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे वो इसहाक डार हों, चाहे वो असद उमर हों, उनके पास इसलिए हल नहीं है क्योंकि ये जब आप नॉर्मल तरीके से हल निकालने की कोशिश करते हैं तो ये काम नहीं चलता। मईशत आपकी जो है वो बैलेंस शीट बेहतर करने से कभी भी दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि मईशत आपकी तब बेहतर होगी जब आप प्रोडक्शन लाइन बेहतर करेंगे, जो मुल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देख लें कि पाकिस्तान जो एक ज़राअत पसंद मुल्क है और ज़राअत के ऊपर उसकी तमाम जो उसकी इकोनॉमी है वो उसी के गिर्द रिवॉल्व करती है। आप अंदाजा करें कि ज़राअत का हमने क्या हाल कर दिया कि आज हम गंदम और चावल जो है वो इम्पोर्ट करने पे मजबूर हो गए। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि आप जो एक ज़रई मुल्क होने के साथ साथ आपने जब इमरान खान साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई ज़राअत के हवाले से, तो 2% जो है वो टोटल आपको जो है कॉटन को मिला, और बाकी जो है वो शुगर इंडस्ट्री और दीगर जो है वो आपने उसके अंदर आपने उनको मुराद दे दी। यानी कि कॉटन जो कि मेजर हमारी एक्सपोर्ट्स है उसको जो है उसके ऊपर क्या तरजीहात थी ये आपके सामने आ गया। ये तो वो बातें हैं ना जो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट्स के ऊपर बुनियाद है। लेकिन असल मसला ये है कि आप एक इस्लाम की बुनियाद के ऊपर कायम मुल्क हैं और आप सूद का कारोबार करते हैं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोल्यूशन तलाश करने पड़ेंगे। आपको अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए न्यूक्लियर की वजह से जो आपके ऊपर एक मगरिब का दबाव है, जो आए दिन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुआशी बदहाली की तरफ ले जाके कहीं इस चीज का सौदा कर लें, आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारी जो मईशत है वो हमारा महलो वकू भी है। आप देखें सिंगापुर जो है क्या 42 किलोमीटर बाय गालिबन कोई 35 किलोमीटर का मुल्क है, और
अंदाजा करें कि उनकी इकोनॉमी, इंडोनेशिया ने उनको आज़ादी दे दी थी इसलिए क्योंकि वो दलदली मुल्क था, और फिर ली कुआन यू की जो एक बसीरत थी, उसने उस मुल्क को दुनिया की नंबर 1 ममालिक के अंदर ला जी। खड़ा किया। तो हमें ये, और फिर ये सबसे बढ़कर ये इंसाफ पर मबनी है। अगर आप एफबीआर जैसे इदारे जो सिर्फ हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनको चोरी करने का रास्ता दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, जी, और जी, फिर जो ठीक, बिजनेसमैन जो कि एक वीआईपी की सूरत ठीक। हाल इख्तियार करता है, जो वीआईपी है, जो लोगों को रोजगार फराहम करता है, टैक्स देता है, उसको जी आपने सर। चोर बना के पेश कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी के बयानिए की जीत है या किसी के एतराफ करने से काट कम हो जाता है, बल्कि मेरे ख्याल में एक मुआशी ठीक। अदम इस्तेहकाम मौजूद है, और इसके लिए पूरी हमें मिल्लत को इकट्ठे होके इसका हल निकालना पड़ेगा, जो कि ऐन इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक हो। जी, बिल्कुल। जी, जावेद मलिक साहब। कि किसी के बयानी की फ़तेह या शिकस्त, इसको हम देख सकते हैं। हकीकत बिल्कुल यहाँ है, और वो ये है कि हमने, जब मैं हम कहता हूँ तो इसमें हम सबको शामिल कर लेते हैं। जब से हमारा मुल्क तख्लीक हुआ, या बिलखुसूस गुज़श्ता एटलीस्ट 20 ईयर्स, सभी इसके ज़िम्मेदार हैं जो आज की सूरत हाल पैदा हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके ज़िम्मेदार ये हुकूमत है, या इससे पहले इमरान खान साहब अकेले इसके ज़िम्मेदार थे, या क्योंकि 4 साल उन्होंने हुकूमत की, 3.5 4 पौने 4 साल। उससे पहले मियाँ साहब थे, फिर उससे पहले गिलानी साहब की हुकूमत थी। मैंने ये कंसिस्टेंटली हमारे मुल्क में आज तक मैंने नहीं देखा कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी में कोई ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट रही हो। 5% तक हमने किया है ग्रो, बल्कि 5.56 तक भी किया है। लेकिन मेरी नज़र में इसकी सबसे बड़ी, हमारी जो ज़बू हाली है मईशत की, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। हमारी पॉलिसी साजी में कंसिस्टेंसी नहीं रही। उसकी वजूहात के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। कभी हमारे यहाँ जमहूरियत आई, कभी हमारे यहाँ आमरीत आई, कभी एक माइंड सेट के वजीर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आए, कभी किसी और माइंड सेट के आए, कभी शौकत तरीन साहब आए, कभी शौकत अजीज़ साहब आए। यानी एक लंबी दास्तान है हमारे वज़राए ख़जाना की, और हर किसी ने अपने अपने अंदाज में हो सकता है कि उनकी कोशिश हुई हो कि वो इसको ठीक करें, लेकिन उनके बस की बात वो नज़र नहीं आई हमें। क्योंकि मसलसल यके बाद दीगरे आज हम जहाँ खड़े हैं 70 साल गुजर जाने के बाद, तो हम देख रहे हैं कि हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें कोई यानी ऐसा वक्त नज़र नहीं आता जब हमारी इकोनॉमी जो थी वो ग्रो कर रही थी कंसिस्टेंटली। शायद 1 साल या 2 साल हुआ हो, फिर कोई इंटरप्शन आ गई। तो मेरी नज़र में अगर हम सब कोई एक नतीजे पे को अखज़ कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि खुदारा मुल्क की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी आपकी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो मुल्क में, आपकी इकोनॉमी के साथ ऐसी कोई, अगर आप सिंसेयर हैं अपने मुल्क की इकोनॉमी के साथ, तो ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इकोनॉमी को, जैसे हम पहले कहते हैं, डीपोलिटिसाइज करें। यहाँ पे किसी ने गलती की, उसको आप ब्लेम करेंगे। अगर ये जो आप किसी वजीर का नाम ले रही थी, ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, इमरान खान के पास चले जाएं वो बोलेंगे नवाज शरीफ जिम्मेदार था। ऐसे उसके पास चले जाएं वो बोलेंगे मुशर्रफ साहब ने किया है सारा कुछ। अब सवाल ये उठता है, ये एक किसे कहते हैं वो भंवर, ये जो यानी दायरों का सफर, आप इसको जितना घुमाते जाएंगे आप वहीं पे खड़े रहेंगे। क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए ये सोचना है कि आप आइंदा मुस्तकबिल की जो पॉलिसी साजी करें उसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी हो। तो मेरी गुजारिश हमारे फाजिल जो दोस्त बैठे हैं इनसे भी है, और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनसे भी ये है कि हमें इकोनॉमी को डीपोलिटिसाइज करना होगा। कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह दें, कोई रोड मैप ऑफ इकोनॉमी कह दें, जो भी कहें उसको। हमारे मुल्क के हमारे मुल्क में लोग मौजूद हैं, आप ये ना कहें कि नहीं है। हो सकता है एक पार्टी में ना हूं, दूसरी में हूं, या किसी पार्टी में ना हूं। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, ठीक आज की जिस तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल है, हमें चाहिए कि हम सर जोड़ के बैठें और मुल्क को इस भंवर से निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल निकालने की कोशिश करें, ब्लेम गेम से बाहर आइए जी बिल्कुल। इस ब्लेम गेम को ख़त्म होना चाहिए और बैठकर सोचना चाहिए कि आया कि इस सूरत हाल से मुल्क को किस तरह से निकाला जा सकता है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। एमक्यूएम पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी से भी काफ़ी तवील मुज़ाकरात जारी रहे, जिसके बाद उनकी नून लीग से भी मुलाकात हुई, लेकिन नून लीग की जानिब से अब मुलाकात से इनकार कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी से होने वाले जो मुज़ाकरात थे वो भी बेसूद साबित हुए हैं। क्या राहें अब जुदा होने का वक्त आ गया है? यही सवाल है मेरा जावेद मलिक साहब आपसे। देखिए, हमने पहले भी गालिबन इस पे बात की थी कि एमक्यूएम और जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग हमेशा एक रिलेशनशिप रही है। हम यानी एमक्यूएम के पास ये फ़न है कि वो इक़्तिदार में रहते हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, और ये उनकी मैं समझता हूँ कि सियासी दानिशमंदी कह लें या उनकी पॉलिटिकल एक्यूमन कह लें, वो बहरहाल ऐसा एक ऐसे इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं जिस तरह से वो जिसके नतीजे में वो ख़ुद को पावर में रख सकें। और फिर उनकी एक ऐसी बार्गेनिंग पावर भी हमेशा रही है कि वो हुकूमत को, मैं ये नहीं कहूँगा कि यानी सॉफ्ट वर्ड ले लेते हैं, कि उनको प्रेशर में ले आते हैं अपनी जो उनकी बातें हैं उनको मनवाने के लिए। और ख़ुसूसन बताया जाता है कि जब बजट के वक्त हो या कैसा हो तो अपनी जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर वो बिकॉज उनकी एक कलीदी किरदार रहता है हमेशा। यहाँ पे जो 2-3 इश्यूज थे वो तो रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो इनकी हल्का बंदियों के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं वो अभी तक मौजूद हैं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की अगर आप बात देखें तो मैं देख रहा था उनकी बात, और कुछ बाखबर दोस्त जो जरदारी साहब के बहुत करीब हैं उन्होंने मुझे बताया कि जरदारी साहब इस चीज़ को खुद देख रहे हैं। और ये एक इस चीज़ का अंदिया है कि जब जरदारी साहब खुद होते हैं मैदान में तो फिर वो जहाँ सोल्यूशन ना भी हो वहाँ निकाल लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी। लेकिन एक जो दूसरा व्यू है, जो मेरे कुछ दोस्त इस्लामाबाद के हलकों से बहुत बाखबर हैं, बस चिलमन रहने वाले हलकों से, वो ये बता रहे हैं कि कहीं कहीं ये बात भी सरगोशियाँ की जा रही हैं कि कोई नई खदोखाल जो है वो तैयार किया जाए। बिकॉज ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अभी जो मीटिंग भी हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की और उससे पहले कोर कमांडर्स की भी, मुल्क में जितने भी लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी, मीडिया भी एक स्टेक होल्डर है, यकीनन मेरे दोस्त अब्दुल्ला गुल साहब भी और सजाद मीर साहब भी, और आप भी देख रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़बूहाली का शिकार है। तो जो लोग हैं जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो हम बात करते हैं, तो आजकल इकोनॉमी तो नेशनल सिक्योरिटी का एक एलिमेंट है। यानी ये तो तय है ना कि नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी गारंटीड अनलेस आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो। तो वहाँ के जो हल्के हैं वो भी देख रहे हैं कि ये हुकूमत किस हद तक इस चीज़ को डील कर पाएगी। आपके सामने IMF खड़ी है, आप एक तरफ कह रहे हैं हम IMF प्रोग्राम नहीं लेंगे। अगर आप IMF प्रोग्राम नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह से इस भंवर से हम निकलेंगे। और अगर IMF का प्रोग्राम आप ले लेते हैं, उनकी शराइत मान लेते हैं, उसके बाद फिर भी महंगाई दोनों सूरतों में होगी। ये एक इकोनॉमी का ऐसा सवाल है जिसपे बहुत तवील बहस चाहिए, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो MQM का एक तो जो इशू है वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर कोई और खदोखाल कहीं बुने जा रहे हैं तो फिर लगता है कि कुछ हो भी सकता है। सही। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है MQM के हवाले से, मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो माजी में हम देखते आए हैं वो शायद इस बार जो है उससे बरक्स हों। उसकी वजह यह है कि हर बार हमने देखा कि जी एक ख़ास ग्रुप है MQM का, क्योंकि कराची के अंदर उनका एक ख़ास इन्फ्लुएंस है, हैदराबाद के अंदर इनका इन्फ्लुएंस है, और अब वो दीगर जगहों के ऊपर एक ही अगर रविश इख्तियार करेगी तो ज़ाहिर है उससे डील करने का भी बहुत सारे लोगों को अब तरीका समझ भी आ गया है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के अंदर हुकूमत बनाए बैठी है और जो फेडरल है उसके अंदर भी उनका एक बहुत अहम किरदार है। इस वजह से मेरे ख्याल में जब 2 धड़े एक साइड के ऊपर आ जाएँ तो फिर यकीनन तीसरे धड़े को काफ़ी जो है वो झुकना पड़ जाता है। तो MQM का हर बार की तरह से जो एक सिलसिला चलता आ रहा था मादी के अंदर, वो शायद इस बार उनका उस तरह से कारगर ना हो। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ले दे के किया जाएगा, लेकिन जिस तरह मलिक साहब अभी जैसे फरमा रहे थे, देखिए इकोनॉमी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मुल्क के अंदर जो एक दहशतगर्दी है, उसको कंट्रोल करना भी अहम तरीन है, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की जो है
वो चूल्हे हिला के रख दी हैं बिल्कुल ऐसे और ही। नजरियाती एक हैजान है वो पैदा कर चुके हैं। हम्म, अब मसला ये है कि ये जो कांटों भरा हुकूमती ताज है, हम्म, देखना यह है कि पीडीएम क्या इसको अगले बजट तक आने के लिए क्या उसको पहनना चाहेगा, हम्म, या इसको उतार के कोई ना कोई एक एक्सक्यूज बना के एक प्रीटेक्स्ट के ऊपर जो है वो चाहेगा कि इस सारे सिलसिले से दूर हो जाया जाए। हम्म, तो ये जो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे यही गुजारिश की थी जी, कि जो इमरान खान साहब के लिए भी जो अगले जो पंजाब की असेंबली या फलाना असेंबली तोड़ देंगे, भाई आप नया बजट जो है वो पेश करने की पोजीशन में होंगे तब आप फेडरल में आएंगे। क्या मुल्क ऐसे की ही। इकोनॉमी, क्या आपके पास कोई ऐसा सिलसिला मौजूद है? तो उसका जवाब अभी फिलहाल नफी में है। तो इसलिए मुझे ये निज़ाम जो है उसके अंदर बहुत सारे कमजोरियां जो हैं वो आया जी, होकर लोगों के सामने आई हैं। हम्म, और एमक्यूएम का जहां तक फैक्टर है, एमक्यूएम को अपनी रविश और तरीके तब्दील करने पड़ेंगे। ठीक है कि अल्ताफ हुसैन जहां से चले गए हैं, हम्म, लेकिन साथ ही साथ जो उनके जहन के लोग आज भी एमक्यूएम के अंदर नकब लगा के बैठे हैं, हम्म, जो कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश रखते हैं कि कोई एक पुरानी वो रविश और रवायात जो है वो बरकरार रख दी जाए। जी, मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा देर ये खेल चलेगा नहीं। ठीक। सज्जाद मिर साहब। एमकेएम की कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर ये समझा जा रहा है कि मुल्क में कोई तब्दीली लाई जाए तो हम्म, लाई जा सकती है साहब। इसकी कई चीज़ें ऑप्शन सोची भी गई हैं, सोची जा रही हैं हम्म, और कहा भी जा रहा है। लेकिन अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, हम्म, ये करना है कि किसी निज़ाम को बेहतर करना है, तो उनके लिए मौजूदा सिस्टम, मौजूदा हुकूमत, यही मेरे ख्याल में ज़्यादा सूट करती है। सही। एमक्यूएम का हुकूमत निकलने का तो अभी मुझे सवाल नजर नहीं आता। उसके लिए तो खैर कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। एमक्यूएम की एक लंबी कहानी है, पीपल्स पार्टी के साथ दोस्ती की और हम्म, दुश्मनी की। लव हेट रिलेशनशिप उनका लंबा है। वो उनके साथ हुकूमत में रहते भी रहे हैं, अलग भी हो जाते थे, फिर शामिल हो जाते थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म, लेकिन जो मसला इस वक्त दरपेश है वो बल्दियाती इलेक्शन का है कराची का। बिल्कुल ऐसे। इसमें पहले था कि पीपल्स पार्टी समझती थी कि वो अकेली कुछ हासिल कर सकेगी, जो आज तक नहीं वो कर सकी। हम्म, और उनका ख्याल था कि अब उनका मसला ये है कि उन्हें शिकस्त देना है पीटीआई को। डर हम्म, पैदा हो पीटीआई ज्यादा नशिस्तें न ले ले। सही और सही। उससे बड़ा डर है कि पुरानी जमात इस्लामी, जो कि एक तरह की खत्म हो गई थी, खत्म तो नहीं मैं कहता, जो इलेक्ट्रल ताकत खो चुकी थी, जी, वो दोबारा री कर रही है। हम्म, बल्कि आने वाले जो मेयर हैं उनके लिए हाफिज नईमुर रहमान का नाम ज्यादा गर्दिश कर रहा है। हम्म, तो कुछ छोटी नशिस्तें हासिल करना, उनकी जो प्लानिंग है, जो सर्वे भी हुए हैं, उसमें उनकी अहमियत। ऐसी पूरी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का एमकेएम को री अमज अगर वो हो रही है, हम्म, तो उनके लिए बेहतर ये है कहीं वो लोग ना आ जाएं जो उन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। ये आप जाहिर है कि वो भी धरना दे के बैठ के हैं जमात इस्लामी वाले। वो कहते हम्म, हैं ये 4 सीटों कहाँ से आ गए, इनसे इतनी लंबी बातचीत कहाँ से शुरू हो गई। अब मामला जरदारी साहब के पास है। जरदारी साहब की दो शोरतें हैं। हम्म, एक शोर तो कि वो मायदे के बारे में कह देते हैं कि ये कोई हदीस नहीं है, सही। ये तो उनकी आगाज। हम्म, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो मामला अफाम तफहीम का आता है, तो वो इसके भी मास्टर है। हम्म, दोनों बातें उनकी शो मौजूद हैं। और मेरा ख्याल में दूसरा हिस्सा जवेद मलिक साहब ठीक इशारा कर रहे थे, उसी पर अमल होगा, पर कुछ ना कुछ तय हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई अब्दुल्ला मलिक ठीक कहा, कोई तब्दील अपना अब्दुल्ला बोल रहे ठीक कहा कि कोई तब्दीली उस तरह की जो है वो उसकी तवक्को ना करे अभी फिलहाल। ठीक है। एमकेएम के पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात भी हुए जो कि बेसूद साबित हुए। अब पीएमएलएन की जानिब से जो है साफ इनकार किया गया है मुलाकात के लिए। नाज़रीन, अब देखना यह है कि अब इस तमाम तर सूरत हाल पे इनकी राहें जुदा होती हैं या एमकेएम के जो मुतालबात हैं वो पूरे होते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, बात करेंगे कि इमरान खान को मनसूबाबंदी से कत्ल करने की कोशिश की गई। क्या फवाद चौधरी की जानिब से लगाया गया ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? यही सवाल है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे। देखिए जी, जहाँ तक मनसूबा बंदी से कत्ल करने की कोशिश की गई, मनसूबा बंदी तो यकीनन हुई। ज़ाहिर है मनसूबा बंदी अगर ना होती तो इस तरह से फायरिंग ना होती। लेकिन बात वहीं आके खड़ी हो जाती है कि गुजरात पुलिस के हवाले से जिस तरह से कहा जा रहा है, या डीपीओ अगर पेश नहीं हो रहे, तो क्या गुजरात पुलिस आपके नीचे आती है या मेरे नीचे आती है हम्म, या फेडरल के नीचे आती है? भाई आप उसके इंक्वायरी कर लें। वो पुलिस के कस्टडी में 3 दफा आदमी का बयान आ गया
किसने वो इंक्वायरी होल्ड की उसके ऊपर? वज़ीर आला वैसे तो जिस मर्ज़ी को हटा देते हैं, वो चाहें तो डीपीओ को जो है वो सीसीपीओ को जो है वो जाने नहीं देते, हुँ, फेडरल बुलाता है चीफ सेक्रेटरी को, वो चीफ सेक्रेटरी के साथ है, आईजी को जो है वो निकाल बाहर करते हैं। तो फिर एक यही इंक्वायरी है जिसके ऊपर आएगा, तो फिर ये तो फिर मेरे ख़्याल में अपनी सफ़ों में उनको जो है वो काली भेड़ें तलाश करनी है फवाद चौधरी साहब को। शोर मचाए शोर वाला काम जो है वो नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि मैं तो सीधी एक बात करूँगा, वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो किधर है? जो कंटेनर के ऊपर नष्ट था, मीर साहब भी बैठे हुए हैं, मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, हुँ, ये दोनों जानते हैं। और ये तो कंटेनर की सारी वीडियो जब वो कंटेनर बनाया जा रहा था, तो आपके टीवी समेत दीगर चैनल्स ने बाकायदा दिखाया था और बताया था कि यहाँ-यहाँ कैमरे नष्ट हैं। तो वो कैमरों की फुटेज किधर चली गई? जो कि ऊपर जो डेक के ऊपर लगा हुआ था कैमरा, उसकी फुटेज क्यों नहीं नज़र आ रही मंज़र-ए-आम पे? हुँ, दूसरी बात इसके अंदर जो है वो मेडिकल रिपोर्ट जो ब्लड रिपोर्ट है इमरान खान साहब की वो कहाँ गई? वो हुँ, यास्मीन राशिद साहिबा क्यों जो है वो ले गई पुलिस के पास से? उनको किसने इख्तियार दिया था? और सही, पुलिस की जो इंक्वायरी है, उसके अंदर रखना डालने की तो इजाज़त किसी को भी नहीं होती, ये तो स्टेट का काम है। बिल्कुल और ऐसे ही। मेरे ख़्याल है कि एक क्राइम हुआ था, क्राइम कमिट हुआ, इमरान खान साहब को जो है फिर 4 गोलियों की जगह वो 3 का जो है वो पता चला, फिर वो स्प्लिंटर्स की बात आ गई, फिर वो गोलियों के बजाय फिर वो जो आदमी जो कि बहुत अहम है, हुँ, वो है रेस्क्यू 1122 का अहलकार। उसका बयान, उसकी तफसीलात जो है वो क्यों मंज़र आम पर अभी तक नहीं लाई जा रही। तो हुँ, ये जो तमाम पहलू हैं और फिर ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि अगर देखें ना, अगर फ़ौरी अगर ये वाक़या हुआ होता और फिर नज़दीकी, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल होता, चाहे वो सरकारी होता, ये तो एक और बात है। लेकिन अगर 2 घंटे की मसाफ़त तय करने के बाद अगर आप जो है प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं जाते, एक ऐसे सरकारी अस्पताल में जिसकी हुकूमत आपकी है, जो अगर आप अपनी हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं कर रहे, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि ज़मान पार्क पे जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे मामूर है, वो तो केपी पुलिस है। पंजाब पुलिस ट्रस्ट ही नहीं है, और ये आज का नहीं है, ये तो पहले का नहीं है। तो हुँ, फिर क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि दुनिया के लिए आप जो है वो सिर्फ एक इत्तेहाद इसलिए कायम रखे हुए जी, हैं ताकि आप जो है ऊपर नीचे कर सकें, उसके अंदर तवाज़ुन पैदा कर सकें। लेकिन असल में जो है आपकी राहें जो है जुदा हैं, आपकी राहें जो हैं वो किसी और रास्ते के ऊपर जा रही हैं, सही, उनके रास्ते जो है वो कहीं और जा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाली जाए, उससे बहुत कुछ आपको पता जी, चल जाएगा, इस इंक्वायरी को कहाँ ले जाया गया है। और फिर फेडरल का काम है कि वो इसको इंक्वायरी के लिए जो उन्होंने कमीशन एक मुकर्रर किया था, जी, जी, उसकी रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही, ये फेडरल की भी जिम्मेदारी है, उसके अंदर एफआईए है। ठीक, बहरहाल वो जो भी है, अच्छा बुरा अपनी जगह, लेकिन वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक न्यूक्लियर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और एक बहुत पॉपुलर पार्टी के सरबराह है। मेरा ख्याल है कि इसका जो एक बाकायदा जी। जुडिशल कमीशन के हिसाब से एक इंक्वायरी सामने आनी चाहिए और तमाम चीज़ों को तश्त-ए-बाम करना चाहिए। जी, जी, सज्जाद मिर साहब क्या समझते हैं आप कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंज़र आम पर आनी चाहिए और क्या फेडरल का काम है ये? अब्दुल्ला कौसर ने बहुत तफसील के साथ बहुत सी बातों की तरफ इशारा कर दिया। हुँ, मैं एक सी बात पूछना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी को किसने इतला दी है कि जो जेआईटी बनी है उसकी हुँ, रिपोर्ट ये आने वाली है या उस पर ये बातें कही गई हैं, किसने इतला दे दी उनको? फिर ये जेआईटी बनाने में जो बैतुल-लाल से काम लिया गया, जिस तरह इसको बनाया गया, तोड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर तोड़ा गया, पंजाब गवर्नमेंट एक खेल खेल रही थी। हुँ, इमरान कभी कहता था, कभी कुछ कहता था, कभी डेरा गाजी खान का बदला ले आते थे, कभी हुँ, गुजरात का जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये साथ तमाशा हुआ क्या है? सही, और तीसरी बात ये है कि अगर फलां पेश नहीं होता, चलिए वो तो खैर आपके अंडर है, जैसे अब्दुल्ला गुल ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। हुँ, लेकिन ये तो बताइए इमरान पेश क्यों नहीं हुए? आज तक इमरान का कोई बयान रिकॉर्ड हुआ है? कोई इमरान ने बयान दिया उनके सामने? सही, इसकी कुछ कभी आई है? भाई जिसको निशाना बनाया गया उसका बयान ही नहीं ले रहे आप। सही, वो अपना लीगल मेडिकल भी नहीं कराता। वो बराए नाम कोई जिना हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर बुला के कुछ कर दिया जाता है, क्या जाता है, शौका खाना में बैठा हुआ है, पट्टी उसकी वहां कर रहे हैं। उसकी ब्लड रिपोर्ट का जो इशारा किया उसमें तो कई माने निकलते हैं। इमरान किस बात से डरता है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट चली गई तो ब्लड रिपोर्ट में क्या रिवील हो जाएगा? सही, और वो क्यों मरहम पट्टी सारी 150 किलोमीटर भाग के आया हुँ, अपने अस्पताल में कराने के लिए? अगर 4 गोलियां लगी होती जैसे कहते थे कि उस रग के करीब लग जाती तो 20 मिनट में खून बह जाता और आदमी का इंतकाल हो जाता है, तो सही, किसने 112 बयान किया है?
वो बार बार कह रहे चार गोलियां लगी, वो कहते स्प्लिंटर लगे। सही। इस सारी बेहस जो है, आपने एक बना लिया हुआ बयानिया, आप बयानिया बनाने के माहिर हैं और उस बयानिया पे इसरार कर रहे हैं। फिर तहकीकात आप होने नहीं दे रहे। आप जब FIR ये काटते हैं कि फलां आर्मी अफसर के खिलाफ हो, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो, वज़ीर दाखिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी जाए, तो उसका मतलब है कि हम नॉन सीरियस। इसी से मालूम होता है कि JIT अगर बना, तो आपने JIT बनाने नहीं दी। पंजाब हुकूमत के से एक कुछ बंदे चुन चुना के, और वो भी रोज बदलते, इस तरह बदलते थे जिस तरह पंजाब के IG आपके जमाने बदला करते थे, या किसी शहर के SP बदला करते थे, DCO कहते हैं, क्या कहते। तो मेरा ख्याल में ये सारी सूरत हाल फवाद चौधरी की सारी जो राह आपने है, ये गहरी से खेलना और इसका कुछ नहीं। ठीक है, जावेद मलिक साहब क्या कहेंगे? फवाद चौधरी की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान को जो है कत्ल करने की साजिश की गई, क्या ये दुरुस्त है? जी, मैं एग्री करूंगा अब्दुल्ला गुल साहब से भी और साजिद मीर साहब से भी, क्योंकि उन्होंने बड़ा अहाता किया है तमाम इस इशू का। और बिल्कुल मैं एग्री ये भी करूंगा कि ये फवाद चौधरी साहब जो है इज़ प्लेइंग टू द गैलरी। मतलब देखिए, एक होती है सीरियस कोई रेवलेशन आपके सामने आती है और आप कहते हैं कि देखिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, और उसका जो राइट फोरम है वो पुलिस के मुख्तलिफ इदारे हैं, वहाँ पे आप दे सकते हैं। एक होता है कि आपने पॉलिटिकल माइलेज लेनी है, तो मुझे तो लग रहा है कि फवाद साहब जो हैं वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जो हकीकत पसंद या दानिशमंद इंसान होगा वो ये कहेगा कि पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, और फवाद चौधरी साहब तो न सिर्फ एक पॉलिटिशियन और वज़ीर, साबिक वज़ीर हैं, बल्कि वो कानूनदान भी हैं। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कानून भी जानते हैं। उनको ये भी पता होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ये तो अब प्रोविंसेस के पास डेलीगेट हो चुका है, यानी फेडरल गवर्नमेंट का रोल है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है प्रोविंसेस अपने, जो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें, तो वहाँ की जो तमाम पुलिस है, एहलकार हैं, वो तो आपके ज़ेरे यानी सिक्योरिटी आपको देना, अगर उनको इमरान खान साहब की सिक्योरिटी या KPK दे रही थी या पंजाब दे रही थी, तो अगर फेलियर हुआ है या लैप्स हुआ है तो इसके जवाब दे तो आप लोग खुद ही होंगे। यानी आप ही की हुकूमत है ना पंजाब में भी और KPK के अंदर भी। यकीनन ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल बरी जमा कर दें, बिल्कुल यकीनन एक रब्त होता है तमाम इदारों के दरमियान, और आपस में उनको मिल के देखना है। और हम इस चीज़ से पूरी तरह से एग्री करेंगे कि एक साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, और उससे हट के एक पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर भी रहे हैं और अब एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो उनके ऊपर अगर खुदा न ख्वास्ता ये हमला हुआ है या खुदा न ख्वास्ता किसी और लीडर पे होता, या तो हमें चाहिए कि उसकी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और शफाफ इंक्वायरी करें, कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको सामने आना चाहिए। यानी ये तो तमाम, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, या हम लोग हों देखने वाले, मीडिया वाले, या आम पाकिस्तानी, हम इस चीज़ एवरीबडी इज एग्रीड कि इस वाक़े की प्रॉपर सी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या फवाद चौधरी साहब वाकई उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या वो सिर्फ गैलरी की तरफ प्ले कर रहे हैं? मैं एग्री करूंगा सजाद मीर साहब, बल्कि उन्होंने याद दिला दिया पंजाब के अंदर जब IG बदला करते थे, यानी बुज़दार साहब के ज़माने का जिक्र कर रहे हैं। तो यकीनन अभी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे बरसर इक़्तिदार हैं, और वो तो बड़े माहिर पॉलिटिशियन भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। 112, 222 भी उन्होंने ही बनाई थी, जो कि खुसूसन पुलिस से रिलेट करती है। तो वो तो आई थिंक बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, और जो भी इसकी जुडिशियल या JIT इंक्वायरी करनी है, मुझे नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट उसके हवाले से रिजर्वेशन का इजहार करेगी। तो अगर कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन है फवाद साहब के पास, तो यकीनन वो शेयर करें उस टीम के साथ जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कि कौन इसके लिए जिम्मेदार था, जिस तरह के हम सब ये जानना चाहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल करने के लिए कौन जिम्मेदार था। ये लियाकत अली खान साहब से शुरू कर लें आप, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि हमारे अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। तो आई होप कि ये वाला सॉल्व हो जाए, एटलीस्ट पता चले। अल्लाह ताला जो है तमाम हमारे सियासतदानों को और हर पाकिस्तानी को जो है वो अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बिल्कुल, इमरान खान को मनसूबाबंदी से कत्ल करने की कोशिश की गई, फवाद चौधरी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है, दुरुस्त है या नहीं, इस पर यह बहस हो रही थी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जी, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इसको वो लीगल खेलना ही नहीं चाह रहे। अगर लीगल खेलना चाह रहे होते तो देखिए ना, अगर वो खुद भी जज हों तो आईने पाकिस्तान से हट के वो कोई काम नहीं कर सकते। और जज सबसे पहले ये पूछता है
कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट जिसको MLR कहा जाता है वो सरकारी अस्पताल से है या नहीं है। इसलिए वो किसको कभी लीगल नहीं खेलना चाह रहे थे, वो इसको पॉलिटिकल खेलना चाह रहे थे। और यही बात जो है बात कही कि ये मामला पॉलिटिकल, इसको एक बयानिए को बना के खेला जा रहा है, ना कि इसको लीगल ग्राउंड। चाहते ही नहीं है कि इसका कुछ लीगल नतीजा निकले, इसीलिए वो खुद भी बयान नहीं देते और वो ना ही इसके ऊपर जो है कोई प्रोसीडिंग है पंजाब हुकूमत की तरफ से वो की जा रही है। ठीक है, इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में होने वाला जो वाक़या और जो हादसा पेश आया, उनको कत्ल करने की जो कोशिश की गई, उसी पर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर देखना यही है कि इस तरह के हमारे जो लीडर हैं, यकीनन उनके ऊपर इस तरह का अगर कोई हमला होता है या कुछ होता है, और इमरान खान साहब की में बात यहाँ पर हो रही है, तो इसकी ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत, दोनों की ही होती है कि इसकी शफ़ाफ तहकीकात की जाए और तमाम तर जो मामला हैं उनको सामने लाया जाए। इसी के साथ हमारे वक्त भी प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। यहाँ पर दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।